हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेस 16 एंड द नेम ऑफ इंडेस 16 इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया वो सब कुछ एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंडेस 16 का नाम था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड उसके रिलेटेड हमारे पास एक था ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। मैंने आपको बोला था बिफोर 2016 AS 10 का नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। 2016 में कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स में चेंज किया एंड वो रूल्स में चेंज होने के बाद जो नया AS 10 लेके आए थे, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड AS 6 प्लस ओल्ड AS 10 एंड उसका नाम भी क्या था, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मोर और लेस आज की तारीख में जो नया AS 10 है, हमारा इंडेस 16 है, वो मोर और लेस सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? तो क्या असेट मींस एनी रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the fixed asset? तो क्या fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administrative purpose. And the life of the asset is more than one accounting year. इंडेस 16 के हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि इंडेस 16 कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट था वहां पे बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बेरर प्लांट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल असेट? तो बायोलॉजिकल असेट इज नथिंग बट एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट। उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करें तो इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होता था, अगर कोई भी एनिमल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो वहां पे इंडेस 16 एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज आपका इंडेस 16 एप्लीकेबल हो सकता है। कौन सा केस था याद करो? अगर आपका पेट है तो वहां पे इंडेस 16 इज नॉट एप्लीकेबल, बट हॉर्स रेस में हॉर्स है तो इंडेस 16 इज एप्लीकेबल। उसके बाद मैंने आपको बोला था सर्कस में एनिमल, तो यस एप्लीकेबल। उसके बाद अगर आपका कोई भी मैंगो ट्री है तो एप्लीकेबल, बट मैंगो है तो नॉट एप्लीकेबल। ऑरेंज ट्री है तो एप्लीकेबल, बट ऑरेंज है तो नॉट एप्लीकेबल। एंड व्हीट एंड राइस का क्रॉप है तो वहां पे तो आपका इंडेस 16 एप्लीकेबल होने ही नहीं वाला था। वहां पे स्पेसिफिकली लिखा था कि इंडेस 16 इज ओनली एप्लीकेबल टू द बेरर प्लांट बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोड्यूस ऑफ द बेरर प्लांट। याद करो, एक ही फार्म में हमने बहुत सारे इंडेस अप्लाई किए थे। फार्म में जो लैंड होता है वो लैंड पर इट मे बी पॉसिबल हमारा इंडेस 16 भी एप्लीकेबल हो सकता है और इट मे बी पॉसिबल हमारा इंडेस 40 भी एप्लीकेबल हो सकता है। लैंड के ऊपर जो हमारा मैंगो ट्री था वो मैंगो ट्री पर हमारा कौन सा इंडेस एप्लीकेबल होगा? तो इंडेस 16 एप्लीकेबल होगा। मैंगो ट्री पर जो मैंगो था दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इफ इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो वहां पे हम कौन सा इंडेस अप्लाई करते थे? तो वहां पे हम इंडेस 41 को अप्लाई करते थे। मैंगो जब नीचे आ जाए एंड उसमें से कुछ प्रोडक्ट बना के बेचने का चालू करो तो आपके लिए इन्वेंट्री होगा, यानी इन दैट केस आपका इंडेस 2 वहां पे एप्लीकेबल होने वाला था। नॉन एप्लीकेबिलिटी में सेकंड याद करो कौन सा था? एनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज क्लासिफाइड एज अ हेल्ड फॉर सेल, तो वहां पे हम इंडेस 105 को अप्लाई करते थे। तीसरा था दैट इज समथिंग बट एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडेस था इंडेस 106, तो उसका काउंटिंग आपको इंडेस 16 में करने की जरूरत नहीं है। एंड द फोर्थ था दैट इज समथिंग बट अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब वर्ड अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पर दे रहे हो या वेट कर रहे हो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर आपका इंडेस 40 एप्लीकेबल होगा। याद करवा दूं, हम जस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर ही कंटिन्यू करते थे, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करते थे। यहां से इतना पता चल गया कि ये चीज हमारे लिए फिक्स असेट है। अगर वो फिक्स असेट आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप उसको आपका वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दो था, फर्स्ट उसकी एक तो कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए एंड सेकंड आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि उसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, दोनों के बीच में एंड है, अगर आपका दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये आप बोल सकते हो कि आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया एंड आप आपकी बुक में वो फिक्स असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद हमने समझाया था कि अगर आप फिक्स असेट को परचेस कर रहे हो तो आप आपकी बुक में कौन सी अमाउंट से वो फिक्स असेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो वहां पे तीन चीज था, पहला था परचेस प्राइस, दूसरा था एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड तीसरा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और रेस्टोरेशन कॉस्ट। फ्रेंड्स, आपको याद करो दो, परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है ना, वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला है तो आप माइनस कर सकते थे, पर अगर क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं था।
ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको माइनस कर देने का, पर कैश डिस्काउंट है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई भी पेमेंट आप डेफर्ड कर रहे हो तो आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाके फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंशियल अमाउंट जो भी होगा उसको हम इंटरेस्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे एंड वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम चार्ज कहां पे कर देंगे, पीएनएल में। जब मैं बोल रहा था एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द फिक्स असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वो हमारे लिए जो भी खर्चा हम रेडी टू यूज तक करते हैं वो पूरा एक्सपेंस हम क्या कर सकते हैं, तो क्या फिक्स असेट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट के लिए मैंने आपको एक स्टोरी समझाया था, याद करो। मेरा घर था, घर के ऊपर टेरेस था, वोडाफोन वाले आए थे, वोडाफोन वाले बोले कि आपके घर के ऊपर टावर इंस्टॉल करना है। मैंने बोला करो। वो लोग हर मंथ मुझे कुछ रेंट का पेमेंट कर रहे थे, पर मैंने बोला 10 साल के बाद आपको ये टावर को यहाँ से डिसमेंटल कर देने का मतलब यहाँ से रिमूव कर देने का, पर जिस मोमेंट पे आप रिमूव करोगे ना तो मेरा टेरेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, मेरा टेरेस थोड़ा तोड़फोड़ वाली कंडीशन में होगा। तो वोडाफोन कहने से मुझे क्या करके देने वाला था, रिपेयर करके देने वाला था, रिस्टोर करके देने वाला था, पर वोडाफोन को अमाउंट पता नहीं था, इसीलिए वो क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा। 10 लाख का एस्टिमेट आया था, याद करो, उन्हें उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाते थे तो वो कितना आया था, 7 लाख। वो 7 लाख रुपीज इज नथिंग बट माई पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट एंड आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा एंड सामने क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। सर उसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं, रीजन उसकी अमाउंट एक्चुअल था, सॉरी उसकी अमाउंट पता नहीं था, मेरा खर्चा होने वाला वो कंफर्म है पर कितना होने वाला वो पता नहीं, इसलिए हम क्या करते थे, उसको एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करते थे, उसका क्या बना देते थे, प्रोविजन। प्रोविजन पर एवरी ईयर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा एंड असेट का बैलेंस डे बाय डे कम होता जाएगा। प्रोविजन क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, पर असेट का बैलेंस क्यों कम होगा, तो बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। एंड 10 साल के बाद वो क्वेश्चन में हालत ऐसी थी कि आपका प्रोविजन का बैलेंस हो जाएगा 10 लाख एंड असेट का बैलेंस हो जाएगा 0। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट लाइक डिस्कस किए थे कि लाइक ट्रेनिंग एक्सपेंस है वो तो कभी भी आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस इफ इट इज अ ट्रांजिट इंश्योरेंस तो आप उसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, पर अगर वो नॉर्मल रूटीन रिकरिंग एक्सपेंस है तो उसको आपको कभी भी असेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नौकार के मटेरियल में से 2 चीज देखा था। अब आगे कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। चेक करो क्वेश्चन नंबर 3, मैं पढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन 3। साउदर्न टावर लिमिटेड purchased the plant from Messrs. Tata Meko Limited on 30 September 2016 with a quoted price of rupees 180 lakhs. Tata Meko offered 3 months credit with a condition that discount of 1.25% will be allowed if the payment were made within 1 month. GST is 12.5% of the quoted price. Company incurred 2% on the transportation cost and the 3% on the erection cost of the quoted price. Pre-operative cost amount to rupees 1.5 lakhs. To finance the purchase of machinery, company took a term loan of rupees 125 lakhs at an interest rate of 14.5% per annum. The machine was ready for use on 31st December 2016. However, it was put to use on 1st April 2017. Find out the original cost and suggest the accounting treatment for the cost incurred during the period between the date the machine was ready for use and the actual date when the machine was put to use. फ्रेंड्स पहले एक बार ओरली डिस्कस कर लें। हमने एक मशीन परचेस किया था 30 सितंबर 2016 को। टाटा मेको ने हमने ऑफर किया था कि अगर मैं उसको 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा तो वो लोग मुझे 1.25% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। कहना से दिस इज अ कैश डिस्काउंट एंड इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट तो कुछ कंसीडर करने की अभी जरूरत नहीं है। जीएसटी इज 12.5% ऑफ द कोटेड प्राइस। क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है वो जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। मैं अज्यूम करूंगा जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है एंड आप जो भी अजम्पशन लो वो आपको नीचे एक नोट्स में लिखना पड़ेगा। कंपनी ने 2% ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट किया, वो भी आप ऐड कर दोगे। 3% का इरेक्शन कॉस्ट है, वो भी ऐड कर दोगे। प्री ऑपरेटिव कॉस्ट, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले वाला कॉस्ट, ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड द ट्रायल रन। ट्रायल रन का खर्चा भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट इंडेक्स 23 में एक प्रॉब्लम है। इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट ऐसा बोल रहा है कि आपको असेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट तब भी ऐड करने का अगर वो असेट क्वालिफाइंग असेट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिफाइंग असेट, तो क्वालिफाइंग असेट मींस एनी असेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर रेडी टू यूज। फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्लैरिफिकेशन दिया था कि मोर देन 12 मंथ्स। पूरे इंडेक्स 23 में कि कोई इंडेक्स के एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज अ 12 मंथ्स। इट इज अ प्रॉपर
टोटली डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि सब्सटेंशियल है तो ले सकते हो। फॉर एकेडमिक पर्पस हम जितने भी महीने हैं उसको सब्सटेंशियल पीरियड ही कंसिडर करेंगे एंड हम इंटरेस्ट ऐड करके आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, बहुत बवाल होने वाली हमारी। एंड नीचे नोट में ये भी लिख के आएगा अगर हम इसको सब्सटेंशियल पीरियड कंसिडर ना करें तो हम इसको इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे एंड इन दैट सिचुएशन हमारा ये आंसर होने वाला है। मतलब ऊपर जब आंसर लिखेंगे तब उसको अज्यूम कर लेंगे वो सब्सटेंशियल पीरियड है, पर जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन कि हमको पता है तो नीचे नोट्स में आपको ऐसा लिख के आना पड़ेगा। एक बार असेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद एक भी खर्चा ना हो, पर कहने से अपने लोन का रीपेमेंट तो किया ही नहीं है। एंड अगर लोन का रीपेमेंट तो किया ही नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपका क्या होने वाला है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो चलने वाला है। एंड अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो चलने वाला है तो वो तो आपको चार्ज कर देना पड़ेगा कहां पे, पीएनएल में। सिंपल इसका आंसर हम सॉल्व करने का स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर आंसर कैसे प्रेजेंट करने का। फ्रेंड्स, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, सबसे पहले वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई एक पर्टिकुलर थियरी पर डिपेंडेंट होगा जिसकी नोट मैंने आपको क्लास में लिखवाया होगा। लाइक ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, तो कॉस्ट ऑफ द असेट वाला जो हमने थियरी लिखा था वो सबसे पहले मैंने आपको जो क्लास वर्क में नोट लिखवाया वो एक बार लिख दो, उसके बाद ही प्रैक्टिकल का आंसर आप स्टार्ट करोगे। पर यहाँ पे मैं फिर से लिखने वाला नहीं हूं, मतलब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ टोटल 2 कॉलम का टेबल बना दोगे। एंड वहां पे लिख दो पर्टिकुलर्स, एंड यहां पे लिखो अमाउंट, जो भी आपको अमाउंट है वो रुपीज इन लैक्स है। क्लियर? चलो, सबसे पहले यहां पे लिख रहा है दैट इज नथिंग बट परचेस प्राइस। एंड आपको परचेस प्राइस क्वेश्चन में दे दिया था, कितना दिया था, तो आपको क्वेश्चन में दिया था 180 लाख। जीएसटी के लिए मैं अज्यूम करो कि मुझे उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं क्या करो, तो जीएसटी यहां पे ऐड करो। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में जीएसटी जो है ना वो आपका परचेस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, सेपरेट एलिमेंट है। तो सिंपल अगर आप करोगे कल से में 180 का 12.5%, कल से लो 180 का 12.5%, तो फ्रेंड्स वहां पे आपका आंसर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 22.5। उसके बाद कहने से फ्रेंड्स आपने एक और खर्चा किया है। कौन सा खर्चा किया है, तो कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप चेक करो तो आपने 180 का 2%, टोटल आपने 3.6 का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस किया है। ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस के बाद आपने एक और खर्चा किया है। कौन सा खर्चा है, इरेक्शन कॉस्ट, जो आपको बोला है कोटेड प्राइस मतलब 180 का आपका 3% होने वाला है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड वो कितना होगा 5.4। इरेक्शन कॉस्ट के बाद कहने से एक और एक्सपेंस किया है दैट इज नथिंग बट आपने किया है प्री ऑपरेटिव कॉस्ट। तो प्री ऑपरेटिव कॉस्ट कितने का था 1.5, तो प्री ऑपरेटिव कॉस्ट भी मैं 1.5 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। उसके बाद कहने से इंटरेस्ट एक्सपेंस किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर किया है तो उसको मैं अभी मान रहा हूं कि वो मेरे लिए सब्सटेंशियल पीरियड है, इसलिए क्वालिफाइंग असेट है तो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। चेक करो आपने कितने रुपीस की लोन लिया था, तो आपने जो लोन लिया था वो 125 लाख का लोन लिया था एंड आपका कितने परसेंट वाला लोन था 14.5%। आप जस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज करोगे। क्लियर? यहां पे मैं लिख रहा हूं 125 इंटू 14.5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, किसी को ये 3 महीने में डाउट है तो उसको नीचे लिख देना चाहिए कौन से 3 महीने, तो 30 सितंबर 16 से आपकी जो असेट रेडी हुआ 31 दिसंबर 16, वो वाले 3 महीने। क्लियर? कल चलो 125 इंटू 14.5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो फ्रेंड्स आपका वहां पे इंटरेस्ट का आंसर आने वाला है 4.53। एंड अगर यहां तक का टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा योर कॉस्ट ऑफ पीपीई। यहां पे नीचे लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टोटल करो 180 प्लस 22.5 प्लस 3.6 प्लस 5.4 प्लस 1.5 प्लस 4.53। तो सिंपल बोलो यहां पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 217.53। नीचे आपको नोट करके लिख देना चाहिए, लिखो वहां पे फर्स्ट year we assume that
GST credit is not available, एंड सेकेंड आपको वो सब्सटेंशियल पीरियड वाला लिखना है. क्लियर. वी ऑल्सो अज्यूम दैट थ्री मंथ्स is a substantial period. So we capitalize the interest. We capitalize interest cost as per इंडेक्स 23. क्लियर. फ्रेंड्स आपको दूसरा ये भी आंसर पूछा है, अगर कोई भी खर्चा आप कर रहे हो बिटवीन द डेट फ्रॉम विच द मशीन वॉज रेडी टू यूज एंड द डेट एक्चुअली ऑन विच द मशीन वॉज पुट टू यूज, दैट इज चार्ज टू P&L. क्लियर. एक्सपेंसेस इनकर्ड between the date machine was ready to use and put to use. अच्छा, चेक कर लो आपका रेडी कब हो गया था. तो आपका जो भी मशीन था ना वो रेडी हो गया था 31 दिसंबर को, पर उसको पुट टू यूज कब करने वाला हो 1 अप्रैल को. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो तो कोई डेट का पता चले. 31 दिसंबर 16 टू 1 अप्रैल 17. तो वहां पे एक मेरा खर्चा तो चालू ही था, एंड वो कौन सा एक्सपेंस था, तो कि इंटरेस्ट कॉस्ट था. कितने का, तो क्या 125 का 14.5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12. ऊपर जितना इंटरेस्ट किया था उतना ही आएगा, एंड वो कितना आएगा 4.53 lakhs. एंड दैट 4.53 lakhs फ्रेंड्स इट इज चार्ज टू P&L. क्लियर. उसको आपको कुछ कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको चुपचाप चार्ज कहां पे कर दोगे P&L में. नॉर्मल क्वेश्चन था, इंटर लेवल पर ऐसा आपने क्वेश्चन किए होंगे. परफेक्ट. कैन आई गो अहेड. अंदर आपको आंसर प्रॉपर दिया ही है. अब मैं जा रहा हूं दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान से. परचेस प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग GST ₹25 lakhs. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹3 lakh. प्रोफेशनल फीस फॉर acquiring the asset ₹2 lakh. Estimated dismantling cost to be incurred at the end of the 10th year ₹7,50,000. Pre-tax discounting rate 12%, tax rate 30%, and find out the cost of the asset and pass necessary journal entry for the first 2 years. ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है. क्लियर. तो सिंपल आपको जर्नल एंट्री यहां पे सब कुछ पास करना पड़ेगा. मैं यहां पे पहले उसकी काम करें, एक फिक्स असेट का कॉस्ट कैलकुलेट कर दे. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. क्वेश्चन 4 एंड वहां पे टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट. कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट. परफेक्ट. आप मेरे साथ 2 कॉलम का एक टेबल बना दो एंड वहां पे टाइटल लगा दो ऊपर पर्टिकुलर्स एंड यहां पे अमाउंट रुपीज. फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन में चेक करके बताओ आपने ये मशीन परचेस कितने में किया था. तो आपने जो ये मशीन परचेस किया था वो 25 लाख रुपीज में किया था. 25 लाख रुपीज में कहने से फ्रेंड्स 5 लाख रुपए का GST था. क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है GST का क्रेडिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है. मैं इन दिस क्वेश्चन ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि GST का क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब आपके लिए दोनों क्लियर हो जाए. क्लियर. एंड अगर GST का क्रेडिट मिलने वाला है तो कहने से आपको माइनस कर देना चाहिए. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं परचेस प्राइस. बोलो 25 लाख लिखू कि 20 लाख. तो कहने से 20 लाख लिखूंगा. तो परचेस प्राइस 25 लाख था, उसमें से मैं 5 लाख रुपए का GST माइनस कर रहा हूं. तो यहां पे जो मेरे पास परचेस प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 लाख. उसके बाद कहने से आपको 2 चीज दिया है. परचेस प्राइस के बाद आपको एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिया है ना, प्रोफेशनल फीस भी लिया है. तो कहने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है
3 लाख रुपए का, एंड आपका प्रोफेशनल फीस है कितने रुपीज का, 2 लाख रुपए का। वो दोनों चीज आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। तो यहां पे लिख रहा हूं प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितने का हो जाएगा, 3 लाख रुपए का, वो कैपिटलाइज कर रहा हूं। प्लस में कर रहा हूं दैट इज समथिंग बट प्रोफेशनल फीस, एंड वो प्रोफेशनल फीस भी कितने रुपीज का था, 2 लाख रुपए का, तो वो भी मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटलाइज कर रहा हूं। यहां तक तो आप सब कुछ आज तक कर ही रहे थे। फर्स्ट है आपके लिए कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आज होने वाला है कि 10 साल के बाद, तो वो 10 साल के बाद होने वाला है। 10 साल के बाद यू आर एस्टिमेटिंग कि आपका टोटल 7,50,000 का एक्सपेंस होगा। पर कैन आई से दैट 7,50,000 इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू। इफ इट इज अ फ्यूचर वैल्यू तो कैन आई से उसको डिस्काउंट करके मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा, एंड जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उतना ही मैं क्या करूंगा, फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा। उसके बाद एवरी ईयर उस पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाऊंगा, एंड जैसे ही मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाऊंगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। मतलब पहले आपको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है, एंड उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करके एवरी ईयर वहां पे क्या रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे लिख रहा हूं प्लस करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स कहने से आपका 7,50,000 का एक्सपेंस होने वाला है। चेक करो आपका प्रीटेक्स डिस्काउंटिंग रेट कितना था। आपका प्रीटेक्स डिस्काउंटिंग जो रेट था वो 12% था। तो ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं 1.12:10, तो कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका कहने से डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.3219 आएगा। चेक करो, इंटू आप 7,50,000 करोगे तो फ्रेंड्स आपका वहां पे आंसर आएगा 2,41,480। अज्यूम कर रहा हूं सीए फाइनल हो, मतलब आपको डिस्काउंटिंग तो आता ही है। हाँ क्लियर। तो सिंपल अगर यहां पे मैं लिख दूं माई कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैसे लो 20 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,41,480, एंड अगर आप ये चेक करोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा कितने का, 27,41,480। एंड नीचे वो एक नोट तो मुझे लिख ही देना पड़ेगा, नोट करके लिख दो, वी अज्यूम दैट जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल। मतलब कहना से मैंने जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल था इसलिए मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। एंड अब जो हमको प्रोवाइड करना है वो क्या प्रोवाइड करना है, तो कहना से हमको जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करना है। जर्नल एंट्री में यहां पे फर्स्ट जर्नल एंट्री में बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। आपको ड्रॉ करना है तो कर दो, प्रॉपर नोट बन जाए। एंड टाइटल लगाओ पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, एंड उसमें हम फर्स्ट ईयर की एंट्री करेंगे। क्लियर। चलो फर्स्ट ईयर कहने से मुझे असेट परचेस की एंट्री करना पड़ेगा, एंड असेट परचेस का एंट्री करूँ तो ये तो सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा। कितने से डेबिट कर दूंगा, तो ऊपर मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया था, कितना होगा 27,41,480। हाँ, एंड आप क्या लिख के आए तो बताया, ये जो लेक्चर सुन रहे हैं ना उसके 95% पब्लिक ये आंसर लिख के आएगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 27,41,480, टू बैंक अकाउंट 25 लाख, टू प्रोविजन अकाउंट 2,41,480। पर वो गलत है। क्यों गलत है वो समझो। अपने दिल को पूछो, आपने पेमेंट 25 का किया है क्या आपने पेमेंट 30 का किया है? तो बॉस आपने पेमेंट 30 लाख का किया है। सर कैसे 30 लाख? यहां पे हम टोटल करें 20 लाख प्लस 3 लाख 2 लाख तो 25 आ रहा है। ये दोस्त मैंने यहां पे जस्ट लिखा 25 है, एक्चुअली चेक करो तो इट्स नॉट अ 20,
इट्स एक्चुअली 25 बिकॉज Q20 लिखा है, बिकॉज उसमें 5 लाख तो फ्रेंड्स किसके थे, जीएसटी के थे। तो आपको एंट्री करना था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 27,41,480, जीएसटी रिसीवेबल करके एक डेबिट कर दोगे, वो आपकी एक असेट है। जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आप करोगे कितने रुपए, 5 लाख। आपने पेमेंट 25 लाख नहीं किया है, आपने जो पेमेंट किया है ना वो तो पूरा किया है, मतलब टू बैंक अकाउंट कितना कर दोगे, तो 30 लाख रुपीस, एंड बाकी का प्रोविजन बनाओगे। टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एंड वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो भी प्रोविजन है वो फ्रेंड्स आपका कितना होगा, 2,41,480। मैं अगर इफ नथिंग इज गिवन कैन आई अज्यूम कि हमने जो असेट परचेस किया है वो फर्स्ट डे पर किया है, एंड असेट अगर फर्स्ट डे पर परचेस किया है तो कहने से हमको एक सेकेंड एंट्री पास करना पड़ेगा। कौन सी एंट्री, तो वहां पे हमको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़े, तो हम एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, तो कैलसी लो ना, 241,480 का आपको कहने से 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़े, तो 241,480 का अगर आप 12% करोगे तो कहने से आपका आंसर आएगा 28,978, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड वो इंटरेस्ट आपको ऐड कहां पे कर देना है, तो प्रोविजन में, तो आप क्रेडिट कर दोगे टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट। क्लियर, कितना हो जाएगा, 28,970। अब एक जोरदार क्वेश्चन, ये जो मैं 28,978 का जो भी मैंने इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस मैं फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड करूं कि पीएनएल में चार्ज कर दूं, तो वो तो पीएनएल में ही चार्ज करना है, बिकॉज फिक्स असेट की कॉस्ट में जस्ट इतना ही लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट लिखा नहीं था। मतलब इंटरेस्ट फ्रेंड्स चार्ज कहां पे कर दोगे, तो पीएनएल में। तो अगर मैं नेक्स्ट यहां पे करूं, दैट इज नथिंग बट पीएनएल अकाउंट डेबिट, कितना, 28,978 टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एंड वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कितना हो जाएगा, 28,978। मतलब ये मेरा ईयर 1 खत्म हो गया। अब मुझे जो करना है वो किसके लिए एंट्री करना है, ईयर 2 के लिए। ईयर 2 में भी कहने से ईयर 2 के एंड पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे टाइटल लगा देता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पर फ्रेंड्स इंटरेस्ट कितना वो समझना, आपके पास प्रोविजन जो था वो 2,41,480 का था, उसमें कहने से आपने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ऐड किया था 28,978, 241,480 प्लस 28,978, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपके पास जो प्रोविजन का बैलेंस होगा ना वो कितना हो गया होगा, 2,70,458, एंड उसका आपका क्या लगेगा, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। एंड अगर ये चेक करोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 32,455। टू मैं क्रेडिट कर दूंगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एंड वो क्रेडिट मैंने कितना कर दिया, 32,455। एंड पूरा इंटरेस्ट फ्रेंड्स हम चार्ज कहां पे कर देंगे, पीएनएल में। तो उसके लिए नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं मैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, कितना, 32,455 टू हम यहां पे क्रेडिट कर देंगे, क्या क्रेडिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एंड वो कितना हो जाएगा, 32,455। परफेक्ट है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। जस्ट आपके दिमाग में वो प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है वो, एंड वो भी कौन से रेट से लाना है, तो क्या प्रीटेक्स डिस्काउंट रेट से, एंड एवरी ईयर आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आगे हम सम करो उसके पहले मैं आपको 2 टॉपिक करवा रहा हूं, लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। याद करो हम हमारी बुक में फिक्स असेट 4 तरीके से ला सकते थे। एक, परचेस करें, जो मैंने समझा भी दिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिया। दूसरा है वो असेट को आप सेल्फ जनरेट करो।
सेल्फ जनरेट नहीं करना है तो वो क्या करो, असेट को एक्सचेंज करो, एंड वो भी नहीं करना है तो असेट को लीज पर लो। लीज हम यहां पे करने वाले नहीं है, वो तो इंड एस 116 में उसका अकाउंटिंग होगा। अब मैं करवा रहा हूं, अगर असेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपने आप बना रहे हो, तो आप कैसे उसको ऐड करोगे? पहले तो मुझे डाउट वो है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट हम हमारी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। अब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्सेप्ट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, पर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल असेट जिसके लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया है, वो आप 110% आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आज तक भी आपने नहीं किया। याद करो, पार्टनरशिप्स अकाउंट आपने किए, वहां पे कोई भी पार्टनर एंटर होता था, किसी का एडमिशन होता था, किसी का रिटायरमेंट होता था, किसी का डेथ होता था, तो सर हम वहां पे गुडविल को कैलकुलेट करते थे। वो जस्ट गुडविल कैलकुलेट करते थे, बाद में क्या करते थे, पार्टनर के ओल्ड कैपिटल रेशियो में आप गुडविल को रेस करते थे। जैसे ही नया आ जाए कि रिटायर हो जाए, उसके बाद जितने भी पार्टनर्स बचे नए वाले, उसके न्यू कैपिटल रेशियो में, मतलब जो भी आपको वहां पे सिखाया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी था, उसमें आप क्या कर देते थे, उसको राइट ऑफ कर देते थे। गुडविल आपके पास नहीं रखते थे, वो तो जस्ट उसके पास से कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेना, उसके लिए गुडविल को 2 मिनट के लिए रेस, इन बाद में गुडविल को क्या कर देते थे, राइट ऑफ। सेल्फ जनरेटेड असेट मतलब व्हाट? इन हाउस एफर्ट्स की वजह से आप जिस असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड असेट। चलो एक एग्जांपल दो। मान लो एक मिस्टर एक्स है, वो जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, वो कंपनी में क्या होता है, 3 महीने कुछ काम नहीं होते। कौन से 3 महीने? तो क्या अक्टूबर टू दिसंबर महीने में कुछ काम नहीं होता है। 1 अक्टूबर को हर एक के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक मेल आ गया कंपनी से, हम हमारी एक नई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कल से आप लोगों को, आप जहां पे बैठते हो वो ऑफिस में नहीं आने का, आप लोगों को ये नई ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाने का। एंड अगर वो लोग कहने से उसके कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाएंगे, तो मुझे बताओ, हमने बाहर वाले को बोला कि ये सेट का कंस्ट्रक्शन किया, कि हमारा इन हाउस जो स्टाफ है उनकी वजह से हमने सेट का कंस्ट्रक्शन किया, तो हमारा जो इन हाउस स्टाफ है। सिंपल बोलूं, ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए मोस्टली 3 खर्चा हो सकता है। एक होता है दैट इज नथिंग बट मटीरियल का, एक होता है आपका लेबर का, और एक अगर आपने कोई स्पेसिफिक ओवरहेड किया। हम जनरल ओवरहेड तो कभी भी ऐड करते ही नहीं, उतना आपका हो सकता है। क्लियर? ये तीन का एक भी खर्चा आपको पीएनएल में डालने का नहीं, वो तीन चीज आप क्या कर सकते हो, तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। इसीलिए मैं बता दूं, टोटल शेड्यूल 3 में 4 हेडिंग है। एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा है दैट इज नथिंग बट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है दैट इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट, एंड द फोर्थ है दैट इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो सिंपल ये पूरा खर्चा क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। बट सुन लो, कोई भी इंटरनल प्रॉफिट आप यहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल प्रॉफिट? अगर एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट की अगर कोई फिक्स असेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नो डाउट कंपनी एज अ होल सब कुछ एक ही है, डिपार्टमेंट की वाइज कर रहे हो। ये डिपार्टमेंट में वो जो एम्प्लॉय था ना, वो 10,000 रुपए है, पर ये डिपार्टमेंट बोले कि जिस डिपार्टमेंट में हमारी फिक्स असेट कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर वो वहां पे जाएगा तो हम आपके पास से 10,000 रुपए नहीं लेंगे, 15,000 रुपए लेंगे। कैन आई से इन दिस केस इन लोगों ने 50% का इंटरनल प्रॉफिट किया, एंड अगर 50% का इंटरनल प्रॉफिट किया तो उसको क्या कर देना पड़ेगा, एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। बाकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट में कुछ ज्यादा नहीं है। कोई पूछे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, आंसर इज यस, आप कर सकते हो, एक्सेप्ट गुडविल। एंड कौन कौन सा खर्चा होगा, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड का। अब एक सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ असेट। ध्यान से समझ लेना क्या लिखा है। दिस इज कॉल्ड प्योर बार्टर सिस्टम। हाँ, इंडिया 16 बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी 2 असेट को एक्सचेंज कर रहे हो तो न्यू असेट जो आता है, न्यू असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड
एट, समझना कौन सा, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। रिपीट कर रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। सबसे पहले तो यहां पे इंडेस में एक चीज चेंज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू। तो वो फेयर वैल्यू की जो डेफिनेशन दिया है ना, वो फ्रेंड्स फेयर वैल्यू की डेफिनेशन दिया है इंडेस 113 में, फेयर वैल्यू मेजरमेंट में। एंड वहां पे लिखा है डेफिनेशन क्या है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, कब, व्हेन असेट इज सोल्ड, दैट वुड बी पेड व्हेन liability is transferred, in an orderly transaction between market participants on a measurement date। समझना यहां पे क्या लिखा है, फिर से बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन असेट इज सोल्ड, दैट वुड बी पेड व्हेन द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन अ मेजरमेंट डेट। फ्रेंड्स, अगर पता चले इस लैंग्वेज को पढ़ के, इंडेस 113 एग्जिट प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहा है। कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है, एग्जिट प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिट प्राइस, असेट अगर मेरी बैलेंस शीट में से डी रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब उसको मैं निकाल दूं, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। मेरी बैलेंस शीट में से लायबिलिटी को निकाल दो, लायबिलिटी अगर आपकी बैलेंस शीट में से डी रिकॉग्नाइज करना है तो आपको पेड करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन असेट इज सोल्ड, दैट वुड बी पेड व्हेन द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड। मतलब इंडेस 113 इज नेवर फॉलोइंग द एंट्री प्राइस अप्रोच, इट इज ऑलवेज फॉलोइंग द एग्जिट प्राइस अप्रोच। मतलब अब मैं बोल रहा हूं, सुन लेना, आपके लिए कौन सा ज्यादा क्लियरली एविडेंट होगा, तो मोस्टली आपके लिए हर एक सिचुएशन में फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अब से क्लियरली एविडेंट हो जाएगा। कोई टेकन नहीं, आपको क्वेश्चन में अगर दोनों चीज दिया है, आपको कौन सा लेना है, फेयर वैल्यू। मेरा वर्डिंग क्लियर है, हम बुक वैल्यू नहीं लेंगे, हम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो कि फेयर वैल्यू लेंगे। दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज अ मोर क्लियरली एविडेंट। रीजन, इंडेस 113 इज फॉलोइंग द एग्जिट प्राइस अप्रोच। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है वहां पे आपके लिए ऑब्वियसली बोल रहा हूं, कौन सा क्लियरली एविडेंट होगा, असेट गिवन क्लियरली एविडेंट, नॉट एन असेट टेकन। क्लियर। सेकंड चीज में यहां पे बोल दो, फेयर वैल्यू है ना, वो ऑलवेज आपका सेल्स के साथ रिलेटेड होता है। अगर कोई चीज को मार्केट में से परचेस करना है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। अगर आपको कॉस्टिंग अच्छी तरह से आता है, क्लियर, तो सिंपल वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। पर यहां पे हम जब सेल करने की बात आती है तो हम कौन सी चीज को फॉलो करते हैं, फेयर वैल्यू। मतलब जब आपके लिए रूल ऐसा है कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोस्ट क्लियरली एविडेंट, आपको कौन सा फॉलो करना है, गिवन फॉलो करना है। मतलब अगर मैं आपको प्रायोरिटी दूं, क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड असेट टेकन दोनों दिया है या जस्ट असेट गिवन ही दिया है, तो सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को प्रायोरिटी देने का। अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो, तो आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ले सकते हो। ये एक्सचेंज ऑफ द असेट का एक नॉर्मल रूल था, पर उन लोगों ने एक एक्सेप्शनल रूल भी दिया है। एंड वो एक्सेप्शनल रूल कौन सा है, तो समझना। पहला, जब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, एंड दूसरा, जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन इज नॉट अवेलेबल, दोनों अगर अवेलेबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन
आप आपकी बुक में असेट को रिकॉर्ड करोगे बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी से। क्लियर? समझाओ। पहले तो मुझे आपको ये वर्ड समझाना पड़े कि ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है। समझना, असेट एक्सचेंज करो, उसके बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके फ्यूचर कैश फ्लो में कोई चेंज होने वाला है तो ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। पर यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो आपको एक्सेप्शनल रूल फॉलो करना है। तो उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोस में कोई चेंज होने वाला नहीं है तो उसको बोलने का ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सर आप एग्जांपल दो, समझाओ। एक मिस्टर एक्स था, एक मिस्टर वाई था, दोनों ने आज कार परचेस किया। इसके पास ब्लैक कलर था, इसके पास भी सेम मॉडल का ब्लैक कलर ही था। 10 लाख रुपए में दोनों ने परचेस किया, पर मिस्टर एक्स ने घर पे जाके एसएलएम फॉलो किया। 10 साल की लाइफ थी तो कहने से उन्होंने 3 लाख रुपए का प्रोवाइड किया, तो यहां पे वो 7 लाख रुपए का क्या करेगा, असेट उसकी बुक में होगा। दिस इज द बुक वैल्यू, नॉट द फेयर वैल्यू। अग्रीड? मिस्टर वाई ने WDV फॉलो किया, WDV एट द रेट ऑफ 10%। अब 3 साल का 10 लाख की असेट पर 10% के हिसाब से अगर 3 साल का डेप्री प्रोवाइड करो तो इसकी बुक में 7,29,000 की असेट होगा। दोनों सामने कार को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मैं एक लाइन बोलना चालू कर रहा हूं, सुन लेना। दोनों की कार की लाइफ 10 साल थी, उसमें से दोनों ने 3 साल यूज किए। दोनों ने कार को प्रॉपर मेंटेन किया। दोनों की कार में कोई प्रॉपर स्क्रैचेस नहीं थे। इसका अप्रोक्स 15,000 किलोमीटर कार चला था, इसका अप्रोक्स 14,800 किलोमीटर कार चला था। मतलब कहने से दोनों का यूजेज सेम है। दोनों ने कार को प्रॉपर इंश्योरेंस करके लेके बैठा है, दोनों कार को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। मैं एक लाइन बोलूं, ये कार को एक्सचेंज करने के बाद किसी की भी कैश फ्लो में चेंज होने वाला नहीं है। एंड अगर कैश फ्लो में चेंज होने वाला नहीं है उसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। एंड अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो आप आपकी बुक में असेट को रिकॉर्ड करोगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन। एक एक वर्ड पर फोकस करना, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द फेयर वैल्यू और द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऊपर जब आपको सिखा रहा था ना तब वो फेयर वैल्यू था, पर यहां पे एक्सेप्शनल रूल में कौन सा लेना है, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन के टेकन। तो असेट गिवन ऊपर ही गिवन था, यहां पे भी गिवन है, पर ऊपर फेयर वैल्यू था, यहां पे बुक वैल्यू है। सिंपल, मिस्टर एक्स अपनी बुक में 7 लाख से ही कार रिकॉर्ड करेगा। मतलब एंट्री क्या करेगा, अगर आपको समझना है तो एंट्री करेगा न्यू कार अकाउंट डेबिट 7 लाख, क्रेडिट करेगा टू ओल्ड कार अकाउंट 7 लाख। रीजन समझो, असेट की मेरी मेन डेफिनेशन थी, असेट मीन्स एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्यों इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला? रीजन सेम, कलर सेम, यूजफुल लाइफ सब कुछ सेम है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको आपकी बुक में 1 रुपए का भी एडिशनल असेट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा समझो, मान लो ये नौकार है, नौकार के पास एक NH2 करके एक बिल्डिंग है, ये दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्लियर? उन लोगों ने हमारी बिल्डिंग की कॉपी लगाई है। हम लोग बैठे थे, हमने बोला कि वो लोग आए एंड बोले चलो हम सामने बिल्डिंग को एक्सचेंज करते हैं। बिल्डिंग एक्सचेंज करने का जैसे ही उन लोगों ने बोला, हमने हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के स्टाफ में से वहां से 5 लोगों को भेज दिया वहां पे चेक करने के लिए। अब मैं सिमिलरिटी बोलना स्टार्ट करूं, सुन लेना। हमारे वहां पे 5 फ्लोर का बिल्डिंग, उनके वहां पे भी 5 फ्लोर का बिल्डिंग, हमारे वहां पे टेरेस, उनके वहां पे भी टेरेस, हमारे वहां पे बेसमेंट, उनके वहां पे भी बेसमेंट। हमारा जो भी एरिया था उनका ही सेम एरिया था, मतलब स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट जो भी होता है वो सब कुछ सिमिलर था। हमारे वहां पे जो पर्टिकुलर एरिया का स्टैम्प ड्यूटी लगता है उनके वहां पे भी सेम है। हम दोनों का ईयर ऑफ परचेज सेम है। क्लियर? सब कुछ सिमिलरिटी है। तो कहने से ड्यू टू जस्ट एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग किसी के भी कैश फ्लो में कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो होगा क्या, हमारे पास तो बुक वैल्यू अवेलेबल था। मान लो नौकर के पास बुक वैल्यू है वो 7 करोड़ है, उनकी बुक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास फेयर वैल्यू भी अवेलेबल है।
हम जो असेट को दे रहे हैं वो असेट का फेयर वैल्यू आज 12 करोड़ है, सामने वालों को जो असेट ले रहे हैं उनका असेट है ना वो 11.5 करोड़ है। उन लोगों ने बोला हम हमारा कैश भी देंगे प्लस आपको 40 लाख रुपीस की कैश देंगे। मतलब नौकर को जस्ट एक ही चीज देने का, नौकर का बिल्डिंग, सामने उसको जो मिलेगा ना वो दो चीज मिलेगा, सामने वाली पार्टी का बिल्डिंग प्लस 40 लाख का कैश। सामने वाला पार्टी पागल नहीं है, हमको कैश देने के लिए क्यों रेडी था उसका लॉजिक समझाओ। हमारी फेयर वैल्यू थी 12 करोड़, उनका जो फेयर वैल्यू था ना वो 11.5 करोड़ था। मतलब कहने से उन लोगों की फेयर वैल्यू हमारे से कम था, एंड अगर उन लोगों की फेयर वैल्यू हमारे से कम था तो सिंपल वो कंपेंसेट करने के लिए उनको थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। अगर मैं 50 लाख भी फोर्स करता ना तो वो लोग मुझे क्या दे देते, 50 लाख भी दे देते। चलो ध्यान से पहले समझ लो, हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, दो बिल्डिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलर नेचर वाले हैं, हाँ सिमिलर नेचर वाले हैं। ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है ना, ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। एंड अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कहने से आपको बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल, तो कहने से आपको एक्सेप्शनल रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्शनल रूल में चेक करो तो हम फेयर वैल्यू लेते हैं कि बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ असेट टेकन के गिवन। तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन कितना था, 7 करोड़। सामने जो कैश रिसीव्ड मिला वो कितने का है, 40 लाख। तो यस, नौकर की बुक में मैं आपको एंट्री बोल रहा हूं, एंट्री करेंगे हम लोग, न्यू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 7 करोड़ माइनस 40 लाख, तो न्यू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6.6 करोड़। हमारे पास कैश आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट 0.4 करोड़। एंड हम सामने क्या देंगे, तो ओल्ड बिल्डिंग दे देंगे, तो ओल्ड बिल्डिंग अकाउंट, एंड वो ओल्ड बिल्डिंग कितने का जाएगा, 7 करोड़। समझना, बेसिक रूल में जो था वहां पे कौन सा था, वहां पे हम फेयर वैल्यू लेते थे, पर एक्सेप्शनल रूल में क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे। दोनों जगह पे असेट गिवन ही है। हाँ, अगर बेसिक रूल में गिवन अगर नहीं दिया है तो आप क्या ले सकते हो, तो आप टेकन ले सकते हो। टॉपिक मैं दोनों आपको फिर से याद करूं, कोई भी पूछे सेल्फ जनरेटेड असेट आप आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, आंसर इज यस, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर, सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए आपने जो भी खर्चा किया, एंड मोस्टली कौन कौन सा खर्चा होगा, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, वो सब कुछ एक्सपेंस आप असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। पर यस, अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रॉफिट है तो इंटरनल प्रॉफिट आप कहां यहां पे कभी भी ऐड करने वाले नहीं हो। कोई भी दो असेट को एक्सचेंज करो तो रूल ये था, आप आपकी बुक में असेट को कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। हम यहाँ पे ऑलवेज असेट गिवन फॉलो करेंगे, क्लियरली एविडेंट। रीजन ये था, इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू की डेफिनेशन था, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन असेट इज सोल्ड और पेड व्हेन द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्लियर, मतलब गिवन नहीं दिया है तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम टेकन ले सकते हैं। पर यस, जब ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या जब फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट नहीं है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, एक्सेप्शनल रूल। एंड एक्सेप्शनल रूल में कौन सा फॉलो करोगे, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन था एंड एक्सेप्शनल में बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन था। सिंपल समरी अगर आपको समझाओ, असेट एक्सचेंज करने के बाद कैश फ्लोस चेंज होने वाले हैं तो ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपका कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है तो ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सिंपल स्टोरी, परफेक्ट। चलो डन, लिखो, टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट एंड वहां पे लिखो एनी फिक्स असेट कंस्ट्रक्टेड by in-house efforts is called as
सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। क्लियर। नेक्स्ट लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड फिक्स्ड असेट includes first directly attributable cost, and second allocated cost। क्लियर। नेक्स्ट लिखना, any internal profit should be eliminated। अगर कोई भी आपका इंटरनल प्रॉफिट है तो उसको क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। परफेक्ट। ये आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए हुआ। आप टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ असेट। एक्सचेंज ऑफ असेट। एंड वहां पे लिखना, द एक्सचेंज ऑफ द असेट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ asset given or taken, whichever is more clearly evident। regardless, मतलब आपको ऐसा कुछ चेक ही नहीं करना है, whether the assets are similar or not, unless, मतलब आपको वो एक्सेप्शनल वाली दो कंडीशन लिखवा रहा हूं। फर्स्ट, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन lacks commercial substance और सेकेंड करके लिखो, द फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर ऑफ द असेट्स can be measured reliably। sorry, can be measured reliably। ये एक्सेप्शनल वाला हो गया एंड आपको पता ही है एक्सेप्शनल में कौन सा फॉलो करते थे, तो नोट करके लिखना, इन अबव 1 and 2 the cost is measured at the बुक वैल्यू, मतलब उसको कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन लेस कैश रिसीव्ड इफ एनी। क्लियर। अच्छा, एंड वो आपको एक लाइन लिखवा दूं कि अगर आपको जो दोनों क्लियरली एविडेंट था तो उसमें से आपको कौन सा लेना पड़ेगा। डन। तो वहां पे लिखना,
ये नोट का पार्ट नहीं है, एक मेन पॉइंट है. इफ एन एंटिटी is able to measure the fair value of both assets, then the fair value of asset given is more clearly एविडेंट. अगर आपको दोनों का है तो आपको कौन सा लेके आना है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन लेके आना है. अब मैं आपको वो कमर्शियल सब्सटेंस वाली थियरी लिखवा दूं, तो टाइटल लगा दो कमर्शियल सब्सटेंस. एंड वहां पे लिखते रहना कमर्शियल सब्सटेंस में लिखो. फर्स्ट पॉइंट, transaction has commercial substance or not depends upon the extent to which the reporting entities future cash flows are expected to change as a result of the transaction. क्लियर. आपको फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखना, इफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आफ्टर द एक्सचेंज differ from what would have been expected without this occurring, then it is considered as transaction has commercial substance and vice versa. क्लियर. सिंपल. अभी तक का एक बार आपको याद करवा दूं. इंडेक्स 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? असेट मीन्स एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the fixed asset? So fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others or for administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. इंडेक्स 16 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बेरर प्लांट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल असेट? एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट. आपके घर के कुत्ते को एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल. हॉर्सेस में हॉर्स यस, सर्कस में एनिमल यस, मैंगो ट्री यस, मैंगो नो, ऑरेंज ट्री यस, ऑरेंज नो. व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा.
Ind AS 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. सेकंड कौन सा था? दैट इज नथिंग बट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वहां पे हम हमारे Ind AS 105 को अप्लाई करेंगे. तीसरा कौन सा था? दैट इज नथिंग बट एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे हमारा Ind AS 106 एप्लीकेबल होगा. एंड द फोर्थ कौन सा था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर हमारे Ind AS कौन सा एप्लीकेबल होगा? Ind AS 40 एप्लीकेबल होगा. क्लियर. उसके बाद हमने सोचा था कि अगर हम कोई भी फिक्स असेट को परचेस करें तो हम हमारी बुक में कौन कौन सी चीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो पहला था दैट इज नथिंग बट परचेस प्राइस. दूसरा था एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द फिक्स असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. एंड तीसरा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट. परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला है तो माइनस कर देने का. क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस कर दोगे, पर अगर कैश डिस्काउंट है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको रेडी टू यूज तक के ही एक्सपेंस कैपिटलाइज करना पड़ेगा. अच्छा, एंड वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए हमने एक स्टोरी समझाई थी. याद करो, मेरा घर था, घर के ऊपर टेरेस था, कौन आया था? वोडाफोन. क्या बोल रहा था? टावर. कितने साल तक? 10 साल तक. 10 साल के बाद ये टावर को क्या करेगा? डिसमेंटल कर देगा. मेरा टेरेस नॉर्मल होगा कि तोड़फोड़? तो क्या तोड़फोड़. वोडाफोन के लिए कहने से वो मुझे रिस्टोर करके देने वाला था, तो वोडाफोन के लिए कुछ एक्सपेंस होगा. आज होगा कि 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद वोडाफोन आज से एक्सपेक्ट करेगा, एंड उनका एक्सपेक्टेड था कि 10 साल के बाद 10 लाख का खर्चा होगा, तो उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाए गए. एंड प्रेजेंट वैल्यू पर लाए थे तो उसका आंसर रहता 7 लाख रुपए. वो 7 लाख रुपए असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ना वो 7 लाख रुपीज का फ्रेंड्स क्या बनेगा? प्रोविजन. सर इसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं? रीजन, उसका खर्चा होने वाला वो कंफर्म है, पर कितना होने वाला वो कंफर्म नहीं है. प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता रहेगा, असेट का बैलेंस डे बाय डे कम होता रहेगा. प्रोविजन क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट. असेट क्यों कम होगा? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन. 10 साल के बाद प्रोविजन का बैलेंस वो 10 लाख हो जाएगा ना, असेट का बैलेंस 0 हो जाएगा. उसके बाद हमने 2 टॉपिक और किए. सेल्फ जनरेटेड असेट बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यस, एक्सेप्ट गुडविल. कौन कौन सा खर्चा होगा? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड. वो सब कुछ खर्चा आपको क्या कर देना पड़ेगा? कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा. एक्सचेंज ऑफ द असेट मोस्ट इंपॉर्टेंट था. अगर कोई भी 2 असेट को एक्सचेंज करो तो आप आपकी बुक में असेट को जो रिकॉर्ड करोगे वो कौन सी प्राइस से करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. कंफर्म बोल रहा हूं, आपके लिए कौन सा क्लियरली एविडेंट होने वाला है? तो आपके लिए फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन क्लियरली एविडेंट था. क्लियर. उसके लिए मैंने आपको Ind AS 113 आपको समझाया था. पर यस, अगर असेट दोनों का वैल्यू दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन लेने का. अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो आप टेकन ले सकते हो. पर 2 सिचुएशन में आपको क्या करना है? एक्सेप्शनल रूल फॉलो करना है. पहला, जब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, एंड सेकेंड, जब फेयर वैल्यू ऑफ द बोथ असेट इज नॉट क्लियरली एविडेंट. इन दैट सिचुएशन आप फेयर वैल्यू नहीं लोगे, अब बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन लोगे माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी. अच्छा, आपको क्वेश्चन में ये भी याद करवा दो, कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है वो पता कैसे चले? असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपका कैश फ्लो चेंज होने वाला है, उसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है. पर एसेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपका कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है, उसका मतलब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है. एक काम करें, आपको वो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन भी लिखवा दो, तो टाइटल लगा दो फेयर वैल्यू, डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू. तब जब पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए. एज पर Ind AS 113 वहां पे लिखना फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड when asset is sold, that would be paid when liability is transferred, in an orderly transaction. मतलब वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होना चाहिए between market participants on a measurement date.
क्लियर? नीचे लिख देना Ind AS 113 follows exit price approach. परफेक्ट. अब आज मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है. चलो फ्रेंड्स, नौकर का मटेरियल ओपन करो. हमारे पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना है. PQR Limited constructed a fixed asset and incurred the following expenses on its construction. Material rupees 16 lakh, direct expenses rupees 3 lakh, direct labor 1/15 of the total labor time was chargeable to the construction rupees 6 lakh. Total office and administrative expenses specifically attributable to the construction 4% is specifically attributable to the construction of a fixed asset rupees 9 lakh. Depreciation on asset used for the construction of a fixed asset rupees 15,000. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट. बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना एक्सपेक्ट मत करना कि इंस्टीट्यूट आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछे. क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट. फ्रेंड्स, मेरे साथ आप सिंपली 2 कॉलम का टेबल बना दो. टाइटल लगा दो वहां पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस. सबसे पहले कौन सा खर्चा दिया है? मटेरियल. मटेरियल का खर्चा हम P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे. मटेरियल का खर्चा हम फिक्स असेट में ऐड करेंगे. तो यहां पे लिख रहा हूं मटेरियल. वो कितने रुपीस फ्रेंड्स होने वाला है? तो क्या 16 लाख. मटेरियल के बाद चेक करो, आपको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा 3 लाख रुपए, तो उसको भी मैं ऐड कर रहा हूं. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वो कितने रुपए हो जाएंगे? तो क्या 3 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद आपको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट लेबर. पर डायरेक्ट लेबर टोटल दिया है 6 लाख. पर उसमें से फिक्स असेट के लिए जस्ट आपने कितना यूज किया? 1/15. तो आप ऐड करोगे, वो कितना करोगे? 1/15 ऐड करोगे. तो यहां पे ले रहा हूं प्लस डायरेक्ट लेबर एंड यहां पे हम चेक करें तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 15. एंड अगर ये करोगे तो आपको जो फिक्स असेट में जो ऐड करने का आएगा वो जस्ट कितना आएगा? 40,000. डायरेक्ट लेबर के बाद क्वेश्चन में दिया ऑफिस एंड एडमिन. टोटल दिया 9 लाख. और उसमें से 4% इज अट्रीब्यूटेबल टू फिक्स असेट. तो यहां पे ऐड कर रहा हूं प्लस ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस. एंड वो कितना था? तो के टोटल था 9 लाख एंड 9 लाख का 4% एंड वो कितना था? 36,000. एंड प्लस आपको एक और चीज दिया है, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑफ अदर असेट. सर ये अदर असेट मतलब व्हाट? अगर कोई स्पेसिफिक असेट को आप आपकी सेल्फ जनरेटेड असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो तो वो असेट का डेप्रिसिएशन है ना, वो भी क्या हो जाएगा? तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 15,000. अगर यहां तक चेक करूं तो मुझे टोटल करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट का आंसर मिल जाएगा. ख्याल से लो 16 लाख प्लस 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000 करोगे तो फ्रेंड्स उसका आपका आंसर आ जाएगा 19,91,000. दिस इज योर आंसर. इतना इजी आपको पूछने वाला नहीं है. अब फ्रेंड्स हम एक्सचेंज वाले सम स्टार्ट करो उससे पहले एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का एक और सम है. क्वेश्चन 5 के बाद आप वेरीफाई करो क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 11. S Limited has constructed a fixed asset and incurred the following expenses on its construction. Material rupees 7 lakh, direct expense rupees 1,80,000, total direct labor excluding the amount allocated to fixed asset constructed 18 lakh. 1/10 of the total labor was chargeable to the fixed asset constructed. Total office and administration expenses 1,70,000. 5% is chargeable to the fixed asset constructed. Total depreciation 1,90,000. 10% is chargeable to the fixed asset constructed. Calculate the cost of fixed asset constructed as per Ind AS 16. अगेन ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, पर हाँ ऊपर के क्वेश्चन करता थोड़ा डिफिकल्ट है. क्लियर? ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था?
क्वेश्चन नंबर 11 था एंड उसके लिए मैं टाइटल लगा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट। क्लियर। अब सिंपली 2 कॉलम का टेबल कर दो, यहां पे टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। क्लियर। चलो पहला कौन सा दिया था? तो पहला आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है मटेरियल। मटेरियल कितना दिया है? 7 लाख एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आपको कितना दिया है? 1,80,000। तो वो दोनों तो पहले कैपिटलाइज कर ही दे। तो यहां पे लिख रहा हूं मटेरियल जो था वो था 7 लाख। मटेरियल के बाद सेकंड अगर चेक करें तो वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? तो वो है 1,80,000। क्लियर। उसके बाद सेकंड चेक करो, दैट इज नथिंग बट टोटल डायरेक्ट लेबर। हाँ, डायरेक्ट लेबर के लिए फ्रेंड्स ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग द अमाउंट अलोकेटेड टू फिक्स असेट। तो डायरेक्ट लेबर के लिए मैं नीचे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। बहुत लोग बोल रहे हैं आंसर होगा सर 1,80,000। नहीं होगा। देखो यहां पे क्या बना रहा है? हम वर्किंग नोट बना रहा है एंड वर्किंग नोट स्पेसिफिकली किसके लिए है? तो डायरेक्ट लेबर के लिए। क्या हुआ पता है आपको? अज्यूम कर लो कि आपके जो टोटल लेबर थे ना, वो टोटल लेबर आपके लिए मान लो 100 थे। उसमें से अगर आपने फिक्स असेट को अलोकेट किए 10%, तो अलोकेटेड टू फिक्स असेट अगर वो 10 है तो कहने से आपको जो नेट हो गया वो नेट कितना होगा? 90। आपको जो क्वेश्चन में 18 लाख दिया है ना वो नेट वाला फिगर ही दिया है। मतलब अगर ये 90 के सामने 18 लाख है तो 10 के सामने कितना होगा? तो अगर हम यहां पे चेक करें फॉर फिक्स असेट 10 के सामने कितना होगा? तो कि 18 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90 अगर चेक करो तो आपका फिक्स असेट के लिए कितना होने वाला है? 2 लाख होने वाला है। जिन लोगों ने डायरेक्टली कर दिया 1,80,000 उसका आंसर गलत है। यहां पे आंसर होगा वर्किंग नोट के हिसाब से मैंने करवा दिया आपको एंड वो डायरेक्ट लेबर यहां पे कितना होगा? 2 लाख। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट अगर चेक करें उसके बाद आपको दिया है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 1,70,000 पर उसमें से 5% इज चार्जेबल टू फिक्स असेट कंस्ट्रक्टेड। तो प्लस यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस एंड वो कितना था? तो क्या 1,70,000 का 5%, मतलब वो कितना हो जाएगा? 8,500 प्लस आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अगर हम यहां पे चेक करें तो टोटल था 1,90,000। 1,90,000 का अगर 10% करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। अगर यहां पे हम चेक करें तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट एंड वो कितना होगा? कैलसी लो 7 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 8,500 प्लस 19,000 एंड अगर ये फ्रेंड्स करोगे तो इसका आंसर होगा 11,07,500। बहुत लोग लेके आए थे आंसर 10,87,500 बिकॉज उन लोगों ने डायरेक्ट लेबर को 1,80,000 लिया था, बट दैट्स अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज 11,07,500। क्लियर। अब मुझे आपको एक्सचेंज के लिए एक अलग से क्वेश्चन लिखवाना है, तो लिखना 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उसके बाद हमारी बुक वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। लिखो एबीसी लिमिटेड परचेस्ड अ फिक्स असेट at rupees 10 lakh as on 1st April 2016. Useful life is equal to 8 years. Scrap value is equal to rupees 1 lakh. Clear?
On 1st April 2019, company exchanged an old asset with a new asset having fair value of rupees 6 lakh. On the date of exchange, fair value of old asset is rupees 5,75,000. Both assets are not similar in nature. Clear? Company follows WDV method of depreciation. Pass journal entry for exchange of asset. फ्रेंड्स 1/4/16 में आपने 10 लाख रुपए की असेट परचेस किया था जिसकी स्क्रैप वैल्यू था 1 लाख, जिसकी लाइफ थी 8 साल। 3 साल के बाद 1 अप्रैल 19 को वो ओल्ड असेट आप एक्सचेंज में दे रहे हो ना, सामने नई असेट ले रहे हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ द असेट वाला रूल होगा। एक्सचेंज ऑफ द असेट में आपको स्पेसिफिकली बोला था कभी भी 2 असेट को एक्सचेंज करो तो आप आपकी बुक में जो असेट को रिकॉर्ड करोगे वो कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। यहां पे चेक करो व्हाट इज योर फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन इज 6 लाख, पर कहने से फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज 5,75,000। इफ वी हैव बोथ फेयर वैल्यू तो हमारे लिए क्लियरली एविडेंट कौन सा होगा, असेट गिवन का। मतलब हम हमारी बुक में ये तो कंफर्म ही है कि हम हमारी बुक में 5,75,000 से नई असेट रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल 19 को। पर प्रॉब्लम इज दैट हमारी बुक में से जो ओल्ड असेट गया उसको डी रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, एंड जब उसको डी रिकॉग्नाइज करे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस दिन मेरे पास वो ओल्ड असेट की बुक वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में कितना था, एंड उसके लिए कहने से उस पर डेप्री प्रोवाइड करना पड़े। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो है कंपनी WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन यूज कर रहा है, पर आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का रेट दिया नहीं है। तो बस मुझे यहां पे जस्ट वो चेक करना था कि आपको इंटर याद है कि नहीं है। आपको सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे लिखूं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन as per WDV मेथड, तो क्या होगा, तो होगा R इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऐसी कुछ सिखाई थी, 1 माइनस S अपॉन C रूट N इंटू 100, वेर R इज नथिंग बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, S इज नथिंग बट स्क्रैप वैल्यू, C इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द एसेट, N इज नथिंग बट यूजफुल लाइफ। तो होगा क्या, 1 माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू था फ्रेंड्स 1 लाख, उसका कॉस्ट ऑफ द असेट था कितना था 10 लाख, आपको करना पड़ेगा रूट 8 इंटू 100। क्लियर, कैलकुलेट ऑफ 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करना है। अब बहुत लोग मान भी बैठ रहे हैं यहाँ पे, रूट 8 करना है ना तो रूट का बटन 8 बार दबाएंगे, 8 बार नहीं दबाना है सर, 4 बार, अरे 4 बार भी नहीं दबाना है, रूट का बटन 3 बार होगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 नहीं होगा, 4 के बाद 8 ही होगा। क्लियर, तो 3 बार रूट का बटन दबाओ, -1 इंटू 100 करोगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 25%। दिस इज नथिंग बट आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं
बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन। फ्रेंड्स कहने से 10 लाख रुपए में परचेस किया था एंड उसको 3 साल तक डेप्रिशिएट करो 25, तो सिंपल बोलो यहां पे मैं लूंगा इंटू 0.75 इंटू 0.75 एंड इंटू 0.75। तो कल लो 10 लाख इंटू 0.75 आपको 3 बार करना है। क्यों 3 बार? बिकॉज 3 साल के बाद एक्सचेंज किया था। तो इसका हमारे पास 4,21,875 आ जाएगा। क्लियर? अगर यहां पे मैं चेक करूं फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया था 6 लाख। एंड अगर यहां पे मैं चेक करूं फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, एंड असेट गिवन हमको कितना दिया है तो चेक करो, वो आपको दिया कितना 5,75,000। एंड अगर ये 5,75,000 है, यू नो वेरी वेल आपका क्लियरली एविडेंट फ्रेंड्स कौन सा होने वाला है, तो आपके लिए जो क्लियरली एविडेंट होगा वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन ही होगा। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एज पर Ind AS 16 fair value of asset given is more clearly evident। तो आप एंट्री क्या करोगे पता है? तो अब 31 मार्च 19 ऑब्लिक में लिख देता हूं 1 अप्रैल 19 को जब असेट एक्सचेंज करोगे तब एंट्री ऐसी करोगे, न्यू असेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना प्रॉपर, न्यू असेट अकाउंट डेबिट। आपको बुक में जो रिकॉर्ड करना है वो 5,75,000 से। आपकी बुक में से ओल्ड असेट गया तो ओल्ड असेट का वैल्यू कितना था 4,21,875 एंड बाकी का फ्रेंड्स आपके लिए क्या होगा तो गेन होगा। तो 2 प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट, एंड यहां पे लिख दो ये प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट आपका ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा पीएनएल में। तो कैंसिल लो 5,75,000 माइनस 4,21,875, तो फ्रेंड्स यहां पे आपका 1,53,125 का आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आपके ओल्ड वाली आदत से बाहर आओ और आप यहां पे आपके लिए क्लियरली एविडेंट आपको कौन सा मानना है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन जो है उसको आप क्या मान लोगे, क्लियरली एविडेंट मान लोगे। डन। दूसरा एग्जांपल लिखो नेक्स्ट टाइटल लगाना एग्जांपल करके। एंड वहां पे लिखना वी लिमिटेड exchanged an asset X with a book value of rupees 10,000 having fair value of rupees 10,800 for cash of rupees 500 and asset Y of U Limited which has a fair value of rupees 10,200. V Limited's cash flows are not expected to change as a result of
exchange transaction, pass necessary journal entry. क्लियर? चलो मैं जितना पूछूं उसका आंसर देते रहना. दो लोग असेट एक्सचेंज कर रहे हैं, जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि असेट एक्सचेंज करने के बाद आपका कैश फ्लो में कोई चेंज होने वाला नहीं है. एंड अगर असेट एक्सचेंज करोगे उसके बाद अगर आपके कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फ्रेंड्स आपका ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है, तो आपका ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है. एंड अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप बेसिक रूल फॉलो करोगे कि एक्सेप्शनल. तो कहने से फ्रेंड्स आपको एक्सेप्शनल रूल फॉलो करना पड़े. एंड एक्सेप्शनल रूल में आप कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड करते थे? तो आप असेट रिकॉर्ड करते थे बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड से आप रिकॉर्ड करते थे. पर पहले अंदर का जो डेटा दिया था उसको मैं एक बार प्रॉपर अरेंज करूं. ये वी लिमिटेड है जिसके पास एक असेट एक्स है, एक यू लिमिटेड है जिसके पास असेट वाई है. मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वी लिमिटेड के पास जो असेट है ना उसकी बुक वैल्यू है 10,000, उसकी जो फेयर वैल्यू है ना, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 10,800 है. यू लिमिटेड की असेट वाई का आपको बुक वैल्यू नहीं दिया है पर आपको फेयर वैल्यू दे दिया है. एंड वो हमको सामने से क्या देने वाला है? 500 रुपए का कैश भी देने वाला है. अभी भी बोल रहा हूं, हम यहां पे जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? एक्सेप्शनल. एंड एक्सेप्शनल में अगर मैं वी लिमिटेड के लिए एंट्री चेक करूं तो फेयर वैल्यू तो सोचना ही नहीं है, बुक वैल्यू ही सोचना है. तो चेक करो व्हाट इज योर बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन. फ्रेंड्स योर बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज 10,000. व्हाट इज कैश रिसीव्ड? कैश रिसीव्ड इज 500. तो वी लिमिटेड अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? यहां पे लिख रहा हूं एंट्री इन दी बुक्स ऑफ वी लिमिटेड. वो अपनी बुक में बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन कितने से दिखाएगा? तो वो था 10,000 माइनस कैश रिसीव्ड, तो कितने से होगा? 500 से. तो यहां पे एंट्री करेगा न्यू असेट अकाउंट डेबिट. कितना? 10,000 माइनस 500. ये एक्सेप्शनल रूल वाला क्वेश्चन हुआ. 9,500. उसके पास कैश आया तो कैश अकाउंट भी डेबिट कर देगा. कितने से? 500 से. एंड मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू ओल्ड असेट अकाउंट. एंड वो ओल्ड असेट अकाउंट कितने से क्रेडिट कर देते हैं? 10,000 से. क्लियर फ्रेंड्स? अभी भी हमारे पास एक टाइम है तो और एक बड़ा हम क्वेश्चन चेक कर ले. तो वो क्वेश्चन को मैं लिखवा रहा हूं, लिखो एग्जाम्पल करके. थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, शांति से लिखना. लिखो एबीसी लिमिटेड contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its department A in 3 months time. Clear? The cost of site preparation and laying foundation were rupees 1,41,870. Clear? These activities were supervised
by a technician during the entire period who is employed for this purpose of rupees 45,000 per month. The technician services given by Department B to Department A, which build the service at rupees 49,500 per month after adding 10% प्रॉफिट मार्जिन। दिमाग चला फ्रेंड्स, एक ही डिपार्टमेंट दूसरे ही डिपार्टमेंट खुद एक ही कंपनी का जहां पे ट्रांसफर कर रहा है ना, तब कहने से वो क्या कर रहा है, इंटरनल प्रॉफिट ले रहा है। यानी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम इंटरनल प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, तो क्या एलिमिनेट करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। द मशीन वॉज परचेस्ड at rupees 1,58,34,000 inclusive of IGST at the rate of 12%, for which input credit is available. नेक्स्ट लिखना, कंपनी इनकर्ड रुपीज 55,770 फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, clear, full stop. An architect was appointed at a fee of rupees 30,000. Clear. Calculate cost of machine as per Ind AS 16। क्लियर। चलो आपको समझाओ, एक एक चीज हम शांति से देखें। तो आपने कहने से पहले तो आपने एक कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन किया 1,41,870 का, तो वो 1,41,870 तो हम कैपिटलाइज कर ही देंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ऊपर उसके बाद आपने एक सुपरवाइजर रखा था। सुपरवाइजर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा था, तो उसमें से 10% इंटरनल प्रॉफिट ले रहा था। वो इंटरनल प्रॉफिट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड आप 10% का प्रॉफिट मार्जिन वहां पे कंसीडर नहीं करोगे, मतलब 45,000 ही कंसीडर करोगे। एंड दैट 45,000 रुपीज इज पर मंथ, तो आपको पर मंथ के हिसाब से आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कहने से आपने एक मशीन लिया था, वो मशीन में आपका जीएसटी इंक्लूडेड था, जिसकी क्रेडिट मिलने वाला है, एंड अगर क्रेडिट मिलने वाला है तो उसको माइनस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भी हम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद आर्किटेक्चर का फीस है उसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर। तो मैं इसको आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। क्लियर फ्रेंड्स, अब सिंपली 2 कॉलम का एक टेबल बना दो। एंड वहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, एंड यहां पे लिखोगे अमाउंट रुपीस। क्लियर, चलो सबसे पहले खर्चा कौन सा था? तो सबसे पहले खर्चा था, आपको दिया है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। एंड चेक कर लो वो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन का खर्चा कितना दिया था, तो वो कैपिटलाइज कर दे, 1,41,870 दिया था। उसके बाद कहने से आपने सुपरवाइजर अपॉइंट किया, तो उसमें 2 पॉइंट थे, एक तो पर मंथ दिया एंड दूसरा है वो जहां वहां पे प्रॉफिट मार्जिन है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपको रिमूव करना पड़ेगा। प्लस यहां पे लिख रहा हूं सुपरवाइजर सैलरी, एंड वो कितना होगा? तो कहने से वो होगा 45,000 इंटू कितना होगा? तो कि 3 मंथ्स होगा। तो फ्रेंड्स अगर 45,000 इंटू 3 मंथ्स करोगे तो वो आपका कितना आने वाला है? 1,35,000। उसके बाद कहने से फ्रेंड्स आपने मशीन को परचेस किया था, पर वो परचेस प्राइस में आपका जीएसटी इंक्लूडेड था, जिसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है, तो क्रेडिट को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं 1,58,34,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तो क्या 112। चल चलो 1,58,34,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। अगर ये करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 1,41,37,500। उसके बाद फ्रेंड्स कहने से आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया था, तो वो भी ऐड कर दो। तो यहां पे ऐड कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एंड वो आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितने का था? तो वो था 55,770। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के बाद आपका कौन सा था? तो क्या आपका आर्किटेक्ट का फीस था, एंड वो आर्किटेक्ट का फीस भी हम ऐड कर दें, एंड वो आर्किटेक्ट का फीस कौन सा था? 30,000। बस इस क्वेश्चन इसीलिए मैंने करवाया था, आपको इंटरनल प्रॉफिट वाला याद आना चाहिए। तो सिंपल अगर यहां पे करूं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, अगर फ्रेंड्स टोटल करो 1,41,870 प्लस 1,35,000 प्लस 1,41,37,500 प्लस 55,770 प्लस 30,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,45,140। दैट्स योर आंसर, एंड आपको उतनी अमाउंट से असेट में ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 13। First of all, I am reading the question 13. That was the last question for today. Pluto Limited owns a land and building which are carried in the balance sheet at an aggregate carrying amount of 10 million. Fair value of such asset is 15 million. It exchanged the land and building for a private jet which has a fair value of rupees 18 million and pay additional rupees 3 million in cash. शो द नेसेसरी ट्रीटमेंट एज पर इंड AS 16। समझाओ, ये आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में मैं आपको एक चार्ट बना के दूं कि एक तो ये आपका असेट कौन सा है जिसका बुक वैल्यू कितना है, एंड जिसका फेयर वैल्यू कितना है। एक्चुअली यहां पे 3 असेट की बात चल रही है। कौन सी 3 असेट वो समझाओ। एक है वो है आपके लिए लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है जो है आपके लिए कैश, एंड तीसरा है वो आपके लिए प्राइवेट जेट। लैंड एंड बिल्डिंग आपको देना है, मतलब वो हमारे लिए असेट गिवन हो गया। कैश भी देना है, मतलब वो भी हमारे लिए असेट गिवन हो गया। प्राइवेट जेट लेना है, मतलब वो हमारे लिए असेट टेकन हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू बोल दिया है, एंड वो बुक वैल्यू कितना बोला है? तो बोला है 10 मिलियन। क्लियर, ये सब कुछ जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट एक काम करे रुपीस इन मिलियन कर दे। क्लियर, तो इसका बुक वैल्यू है 10, पर इसका फेयर वैल्यू है 15। सेकंड चीज हम क्या बोल रहे हैं, उस कैश की तो बुक वैल्यू भी 3 होगा एंड उसका फेयर वैल्यू भी 3 होगा। प्राइवेट जेट की मेरे पास बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है, पर उसका फेयर वैल्यू 18 है। याद करवाओ, जब भी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड टेकन बोथ क्लियरली एविडेंट है,
तो हमारे लिए तो ज्यादा कौन सा क्लियरली एविडेंट होगा, असेट टेक गिवन का। एंड असेट गिवन की वैल्यू कितना दिया है, 18। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट कि आपका गिवन एंड टेकन दोनों का वैल्यू सेम है। मैं आपको समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं उसकी जर्नल एंट्री करूं, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को मैं क्लियरली एविडेंट मान रहा हूं, तो मेरी बुक में जो प्राइवेट जेट आएगा ना, वो क्या आएगा, प्राइवेट जेट दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, वो कितने से आएगा, तो कि 18 से आएगा। मैं सामने जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, तो एक तो दे रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब मैं एक मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रहा हूं, एंड वो लैंड एंड बिल्डिंग फ्रेंड्स कितने का था, 10 का। दूसरा चीज में क्या दे रहा हूं, साथ में कैश भी दे रहा हूं ना, तो क्रेडिट में यहां पे करूंगा, दैट इज नथिंग बट टू कैश, एंड वो कैश कितने का था, तो फ्रेंड्स वो था 3 का, एंड बाकी का 5 रुपए मुझे क्रेडिट कहां पे कर देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर सर, ये क्यों जस्ट कोइंसिडेंट। अब मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। अगर यहां पे मुझे प्राइवेट जेट की फेयर वैल्यू ये 18 नहीं दिया है, अगर ये 20 दिया है ना, तो भी मैं बोल रहा हूं मेरा आंसर सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, दिस जेट इज अ टेकन, हमारे लिए टेकन क्लियरली एविडेंट है ही नहीं। हमारे लिए ऑलवेज, मैं बोल रहा हूं ऑलवेज हमारे लिए क्लियरली एविडेंट क्या हम कंसीडर कर रहे हैं अब से, तो हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गिवन ही कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं 20 नहीं, ये 500 करोड़ भी दे कि 500 मिलियन भी दे, हम हमारी बुक में प्राइवेट जेट कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, 18 से ही रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे लिए कौन सी है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन की वैल्यू है। परफेक्ट, बस तो आज यहां तक रखते हैं। मैं एक बार आपको सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंडेक्स 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। What is the meaning of an asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the fixed asset? Fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services or for rental to others or for administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. India 16 कहां पे applicable नहीं है, biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. And what is the meaning of the biological asset? Any living animal or any living plant. आपके पेट को एप्लीकेबल का, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स यस, सर्कस में एनिमल यस, मैंगो ट्री यस, मैंगो नो, ऑरेंज ट्री यस, ऑरेंज नो। व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। India 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. सेकंड था दैट इज समथिंग बट नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वहां पे इंडेक्स 105 लगेगा। थर्ड था एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे 106 लगेगा। एंड द फोर्थ था दैट इज समथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे इंडेक्स 40 लगेगा। आप आपकी बुक में कोई भी एसेट को परचेस करते हो तो 3 चीज कैपिटलाइज कर सकते हो, परचेस प्राइस, any cost incurred bringing the PPE to its present location and condition, and the present value of the dismantling or the restoration cost. परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला है तो माइनस कर देने का, क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस करोगे, पर कैश डिस्काउंट होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। रेडी टू यूज तक का ही एक्सपेंस कैपिटलाइज करोगे। एंड यस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए आपको उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई भी सेल्फ जनरेटेड एसेट बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आंसर इज यस एक्सेप्ट गुडविल। एंड कौन कौन सा खर्चा वहां पे हो सकता है, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अगर कोई भी दो एसेट को एक्सचेंज करोगे तो रूल क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। 99% केस में आपके लिए क्लियरली एविडेंट कौन सा होने वाला है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन ही होगा। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन ना दे तो आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ले सकते हो। दो सिचुएशन में आपको एक्सेप्शनल रूल फॉलो करना पड़ेगा। कब, जब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो एंड जब फेयर वैल्यू भी अवेलेबल ना हो। इन दैट सिचुएशन आप असेट को रिकॉर्ड करोगे बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी से। कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है वो डिपेंड्स किस पर करता है, असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपका कैश फ्लो चेंज होने वाला है तो ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, एंड अगर कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्लियर, बाकी का टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video,
share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.